नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको वो टुकड़ा दिखाता हूँ पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब का, जो गलती से बीबीसी के प्रोग्राम में स्टीफन सैकर के पास चले गए। क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस तरह से चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं सीधे सीधे अंदाज से, तो स्टीफन सैकर के पास चले गए इसहाक डार साहब, और ज़ाहिर सिफारिश करा के गए होंगे हार्ड टॉक में, क्योंकि इस वक्त तो कोई इतने वो ल्यूमिनरी है नहीं कि उनको कोई हार्ड टॉक में बुलाता। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में चीज़ों को एक्सप्लेन करना कितना आसान होता है सियासतदानों के लिए, और बरतानिया में आपने देखा कि इसहाक डार साहब जो थे वो कितनी मुश्किल में आपको नज़र आ रहे हैं, और ज़ाहिर है कि वो बड़ी कोशिश करके गए थे इस प्रोग्राम में। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि कल जब मुल्तान में जलसे की कैफियत और सूरत हाल सामने आई, तो वफाकी वज़रा की तरफ से, फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी, सेनेटर फैसल जावेद साहब की तरफ से भी, और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी एक नुख्ता चीनी और तनकीद आई। बहुत से ऐसे मीडिया कॉमेंटेटर जिनको आप समझ सकते हैं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हुकूमत से हमदर्दी रखते हैं, उनका भी ख्याल था कि पंजाब हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब की हुकूमत ने मुल्तान के जलसे को बड़ा मिसमैनेज किया है, और लोगों का रास्ता रोकने के लिए और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए बैरियर, कंटेनर ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके रद्द अमल के तौर पर आज अब से कुछ तकरीबन 3 या 4 घंटे पहले तो पंजाब की जो एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर की मीडिया और इन्फॉर्मेशन की, जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, पहले उन्होंने उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी, और उसके बाद फेडरल मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब ने भी एक्सप्लेनेशन दी, और जिसके नतीजे में हमें चीज़ ये समझ आई कि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि इन्फेक्शस एक ऑर्डिनेंस है, पंजाब इन्फेक्शन कंट्रोल जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत मुकदमात तो दर्ज किए जाएंगे तमाम ऑर्गेनाइजर्स के ख़िलाफ़, लेकिन लाहौर में जो 13 दिसंबर का जलसा होने लगा है अपोजिशन का, हम उसका रास्ता नहीं रोकेंगे। तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे, हम हक रखते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके करेंगे। और पीडीएम के जो आला लीडरशिप है उसका एक इजलास जो है वो 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में भी हो रहा है, और पीडीएम जो है वो बड़ी कमर बस्ता है कि वो हुकूमत को गिरा के ही पीछे हटेगी। ये तो अब तक की एक सूरत हाल है जिसके हवाले से आप बात करेंगे। मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एंड पब्लिशर जनाब मुबशर लुकमान साहब, मेरे साथ हैं वीडियो लिंक के जरिए। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मोहम्मद मालिक साहब, प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, कॉलमनिस्ट हैं, इससे पहले पाकिस्तान टेलीविजन के एमडी रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल, बोथ ऑफ देम। सईद काजी साहब प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, मुझे लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। सो वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मुबशर लुकमान साहब, इसहाक डार साहब यही सोच के गए होंगे आपके ख्याल में, ये लेने के देने पड़ गए उनको इस प्रोग्राम में बीबीसी के? और इसहाक डार साहब ने ये समझा कि जी वहां पे भी ऐसे एंकर या एनालिस्ट हैं जो उनकी जेब में है, तो वो नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि लेने के देने तो पड़े, और पूरा इनका केस खराब हो गया। मियां नवाज शरीफ को और इनका जो मेडिकल केस कर रहे थे, उसने डायरेक्टली पूछा स्टीफन ने वहां पे, उसने कहा कि कैन यू नॉट गो बैक टू पाकिस्तान। अब वो सूट पहन के प्रॉपर तैयार होके वहां बैठे हुए उसके सामने स्टूडियो में कुर्सी में, कह रहे नहीं आई कांट गो बैक, आई एम नॉट वेल। वो 3 साल से उनका इलाज ही हो रहा है। तो ये तो बहुत ही बैकफायर हुआ है, और इसकी टाइमिंग जो है ये पीएमएलएन के लीडरशिप की कॉज को बहुत डैमेज करेगी, और कर रही है ऑलरेडी। जहाँ तक दूसरी बात है आपकी पीडीएम के जलसे की, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि लगता ही है कि हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके, ख़ास तौर पे पंजाब की हुकूमत ने बहुत मेहनत करके पीडीएम के अंदर नई रूप फूंक दी है। और पीडीएम जो पेशावर के बाद उस ठुस हो रही थी बिल्कुल, और उसकी स्टीम निकल रही थी, वो दोबारा खड़ी हो गई है। एंड माइंड यू, कल मैं एक और हम न्यूज़ पे भी मैं ये बात कर रहा था, मालिक साहब का ही उस चैनल के रुए रवां है, मैं कह रहा था कि नाउ इफ आई वाज इन द गवर्नमेंट आई वुड बी स्केयर्ड ऑफ पीडीएम, क्योंकि अब दे हैव नथिंग टू लूज एंड दे आर गोइंग टू गो फ्लैट आउट। और इस हुकूमत की मुझे कैपेसिटी नहीं लग रही पॉलिटिकली इन लोगों को एंगेज करके इनको जो है अपनी साइड पे लाने की। अच्छा मालिक साहब, अब इसमें बड़ा एक दिलचस्प सवाल उठता है हुकूमत पंजाब के हवाले से, कि हुकूमत पंजाब का गालिबन मौक़िफ़ यह है कि अगर उन्होंने एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया है, पंजाब इन्फेक्शन कंट्रोल ऑर्डिनेंस है, एक कानून बन गया है, तो ज़ाहिर है कि अगर उस कानून की कोई खिलाफ वर्जी करता है, और जलसे करना, उन्होंने जलसागाह को बंद भी किया, ताले भी लगाए, सब कुछ किए, आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? अब जो हिकमत अमली इख्तियार की है कि जी है तो गैर कानूनी लेकिन हम रोकेंगे नहीं, या उनको क्या करना चाहिए हुकूमत को? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सियासत में वो चीज नहीं करनी चाहिए जो अब नहीं कर सकते। द वर्स्ट थिंग इज एन एम्प्टी थ्रेट। गवर्नमेंट की रिट वो नहीं खराब करता जो चैलेंज करता है, गवर्नमेंट की रिट गवर्नमेंट खुद खराब करती है अगर उसको कायम ना कर सके। ये पॉइंट हमें 30 साल हो गए हैं जलसे कवर करते हुए, रैलीज कवर करते, एजुटेशन कवर करते।
आप जलसे रैलीज नहीं रोक सकते, खासतौर पे आज के जमाने में जब एक एक व्हाट्सएप के ऊपर एक एक चीजें रीऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ये पहले वक्त से जलसा, ये तो इतने लायक है माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट के 3 घंटे के जलसे को उन्होंने 3 दिन का जलसा बना दिया और एंड में बैक ऑफ किया। बिल्कुल मोशी ने बात ठीक की है, इन्होंने खुद मोमेंटम दे दिया। देखें सबसे बड़ी बात क्या थी, लीडरशिप छोड़ दें मोहित, जो असल चीज है जो वर्कर है ना, आपने वर्कर को चार्ज कर दिया। वर्कर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। वर्कर को जो अब एक्टिविटी का चस्का लगा ना मुल्तान में, ये कैरी ओवर करेगा। अच्छा, इन्होंने अपनी लीडरशिप को लेजिटिमाइज कर दिया और पीडीएम के इतने झगड़े आपस में सामने आ रहे थे स्प्लिट से, उनके मियां साहब के वर्जन के ऊपर कि उस एक्सट्रीम पे जाना नहीं जाना। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान एक साइड पे थे, बाकी जमातें एक साइड पे थी। इन्होंने ऐसा क्या कहूं मैं। नहीं तो अब जो 13 दिन के बाद लाहौर का जलसा है जिसमें हुकूमत कह रही है कि हम रास्ता नहीं रोकेंगे, अब तो वो कह दिया ना शिबली फराज साहब ने भी, फिरदौस आशिक ने भी, तो उससे आप समझते हैं कि अब हुकूमत की हिकमत अमली अब बेहतर है? बिल्कुल, इनको पहले भी नहीं रोकना चाहिए था। देखें जलसे गुजरांवाले का जलसा हुआ, कोयटा का जलसा हुआ, पेशावर का जलसा हुआ, कौन सी क्यामत आ गई। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनता है, असल मोमेंटम बनता है इस किस्म की हरकतों से जो सरकार ने नालायक तरीके से की। बट देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अगर बुजदार साहब होंगे चीफ मिनिस्टर और फिरदौस आशिक अवान होंगी स्ट्रेटेजिस्ट, तो फिर यही होगा। ठीक है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। You're not surprised। सईद काजी साहब, अब मसला ये है कि हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये है, पंजाब हुकूमत का, अगर आपने कानून बनाया तो अब क्या करें ये? इन्होंने तो ये तो कहते हैं ना कि एक तरफ से दबाव ये है कि आप जलसे करने से चूंकि इन्फेक्शन फैलती है, कोरोना पेंडेमिक कोविड-19 फैलता है, तो आप ऑपोजिशन को बड़े बड़े जलसे करने से रोकें। इन्होंने रोकने की कोशिश की, रोक नहीं सके, उल्टा लेने के देने पड़ गए। तो क्या आप समझते हैं? देखें, बुनियादी तौर पर जो पीटी जो इत्तेहाद है इनका, डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, इसकी अपॉर्चुनिटी सिर्फ पीडीएम, ये सिर्फ इंतशार में इसकी अपॉर्चुनिटी है। जो अब मेरे ख्याल में हुकूमत ने सही रियलाइज किया है कि क्यास हो, अगर यहाँ क्यास हो जाए, यहाँ पे इंतशार हो जाए, यहाँ पे लाठी चार्ज करना पड़ जाए, क्योंकि मैं अभी भी नहीं समझता कि वर्कर को छोड़ दें, अब लोगों से कोई रेलेवेंस इसकी नहीं है। जो इतनी मैं भी गैदरिंग्स देख रहा हूं और हम 35 साल से रैलीज कवर करते चले आए हैं, क्योंकि किसी को क्या इंटरेस्ट है कि ये पुराने सिलेक्टेड हैं उनको ले आए और नए सिलेक्टेड को बाहर निकाल दो। ये कोई अवामी इशू तो है नहीं। अब सवाल ये है कि जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं या जो तो हार्ड कोर थोड़े बहुत हैं इनके, वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि जिससे खबर बने। जिस तरह सब दोस्तों ने कहा कि अपनी हमाकतों से उन्होंने ये खबर बनाने की कोशिश की। अब मुझे लगता है कि वो कहते हैं करो जलसे, क्योंकि जलसे करेंगे, थकेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, कितने अवाम इनके पीछे आते हैं और कितनी इनकी सोशल बेस है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी की बहुत बड़ी सोशल बेस यहां पर है। उसकी वजह यह है कि पीडीएम हो या इवन गवर्नमेंट हो, कौन सा अवाम का इशू है जो डिस्कस हो रहा है, कौन से अवाम के जो प्रेसिंग इशूज हैं जिसपे जो है जबानी जमा तफरीक कर देते हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, ये हो गया। इनको क्या लगे कीमतें बढ़े ना बढ़े, ये तो 2000 रुपए लीटर पेट्रोल भी डलवाएं तो इनके लिए सस्ता है। तो इसलिए इनकी अब हुकूमत ने मेरे ख्याल में ठीक स्ट्रेटेजी की है, इनको कानून के दायरे में रहने दे, आए, इनका कथारसिस हो, फिर घरों को चले जाएं, फिर देखें वर्कर थकते हैं नहीं थकते, मोटिवेट होते हैं, कितनी देर मोटिवेटेड रहते हैं, या जो इन फंडों को जो इनको फंड कर रहा है उनकी पेशेंस की लिमिट कहां तक है। तो लेट देम डू दैट। वो एक छोटा सा था रैली थी, उसको हमने मीडिया पे दिखा दिया। अगर ये मीडिया ना हो तो ये कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी स्ट्रेटेजी है कि जी हम मुकदमे करेंगे, अलबत्ता जो है आप आए। ये जो सईद काजी साहब मेरे साथ रहिए, मुबशर लोकमान साहब की जो सईद काजी साहब का ये कहना है कि कोई अवाम कोई बहुत ज़्यादा इससे रिलेट नहीं कर रहे। ये जो पीडीएम अपने वर्कर ज़रूर आ जाते होंगे सियासी जमातों के, लेकिन इन जनरल जो पाकिस्तान के अवाम है वो पीडीएम की इन रैलीज़ और जलसों का हिस्सा नहीं है, उससे वो कोई बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हो रहे, जज्बाती कैफियत उनकी कोई तब्दील नहीं हो रही जलसों से। आपको क्या लगता है, क्या ये जलसे पब्लिक तक रीच आउट कर रहे हैं या सिर्फ ये पार्टीज के वर्कर्स ही की है, जैसे 5-6 हज़ार लोग गालबन मुल्तान में जमा हुए? डॉक्टर साहब, बात यह है कि सईद काजी साहब का एहतराम है और उनकी राय है और बड़ी वाजिब राय है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम में से एक, मैं अपनी आप बात कर लेता हूँ, चले और किसी की बात नहीं मैं करता, कि एक एफिलिएशन या एक हमारा सॉफ्ट कॉर्नर जो है या अलाइनमेंट जो है वो पीटीआई की तरफ रही है, तो हम पीटीआई के खुद ही जवाब भी दे देते हैं और खुद ही हम सवाल भी कर लेते हैं। इसी तरह दूसरी जमातों से भी लोगों को हमदर्दी होगी, कोई उसमें मुजायका नहीं है। पॉलिटिकल
एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन जितने पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स हैं, उससे ज़्यादा तादाद में उन 10 जमातों के वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो दूसरी साइड पे बैठे हैं। तो ये समझना कि इट इज़ ऑल हंकी डोरी और ये अवाम की आवाज़ नहीं है, तो मेरी नज़र में वो गलत रीडिंग है। दूसरी बात यह है कि कल अगर आप तमाम सियासी तो अवाम की आवाज़ बन रही है ये पीडीएम। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अवाम की आवाज़ मुख्तलिफ तरीके से, कल मरियम नवाज की पूरी आप स्पीच उठा के देख लें, हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, हम उनकी सियासत से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली जितनी चीज़ें लिस्ट की हैं वो अवामी मसाइल को उन्होंने लिस्ट किया है। उन्होंने अपनी ज़ात के जो मसाइल थे वो पहले 3-4 मिनट एड्रेस करके बाकी वो मेट्रो पे और आटे पे और वो चीनी पे और इन सारी चीज़ों पे आ गए। फैक्ट आपको मैं एक बात बताता हूँ कि अब आपके हाथ से तीर निकल चुका है। देखें, इनके पास चौधरी परवेज लाई थे, इनके पास चौधरी शुजात हुसैन थे, इनके पास एमक्यूएम के लोग थे, इनके पास परवेज खटक थे, इनके पास असद उमर थे, बड़े सीजन्ड लोग थे। ये 2 महीने पहले ही इनको एंगेज करना चाहिए था। इन सारे लोगों को आगे करके पॉलिटिकल प्रोसेस में आप एंगेज करते हैं। लेकिन अभी आपको बताऊं, जो मौलाना फजलुर रहमान ने कल लैंग्वेज यूज की है वो खतरनाक। जो मेंगल साहब ने कल लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो तो कोई टेलीविजन चैनल दिखा भी नहीं सकता। सो आपके ख्याल में असर नहीं हो रहा लोगों पे? मेरे ख्याल में ये हम आपको छोड़ दें डिस्ट्रप्शन को। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि मेरा तज्जिया गलत हो और अल्लाह करे कि काजी साहब 100% सही साबित हो जाए। मुझे लग रहा है वी आर हेडिंग फॉर एनार्की। ठीक है मालिक साहब जी मालिक साहब, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है अपोजिशन के लीडरान से, वो लैंग्वेज लोगों को मुतासर कर रही है और खतरात बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं यहाँ पे टेंड टू एग्री विद मुबशर का एनालिसिस मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ उससे। देखिए, होता क्या है, अब ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पहले जो बात खाली नवाज शरीफ ने की, तो दूसरों ने कुछ आदि इसकी बात की, फिर जीबी का इलेक्शन हुआ, उसके बाद बिलावल भी उस लाइन पे चले गए, मौलाना फजलुर रहमान वगैरह बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लैंग्वेज वो भी यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर तो बिल्कुल बढ़ रहा है और हमारे मुल्क में जो भी सख्त बात करता है लोग उसको अप्रिशिएट जरूर करते हैं, उसको पब्लिकली एक्नॉलेज करें, उसको बहादुर समझते हैं दिल में क्या जी बंदा बड़ा ठीक है, जी बंदी बड़ी दिलेर है। और असल चीज ये अब इसके साथ बयानिया मिक्स हो रहा है महंगाई का और होपलेसनेस का। देखें, जो प्रॉब्लम क्या हुआ गवर्नमेंट तरफ से सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जॉन से उनका बड़ा सख्त रवैया है। बिल्कुल ठीक है, वो रखे अपना सख्त रवैया, लेकिन सेकंड टियर लीडरशिप हमेशा एंगेजमेंट करती है। जब आपने एंगेजमेंट छोड़ दी और बकौल अपोजिशन के उनको ये भी नजर आ रहा है कि पिंडी भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप तो फोर्स कर रहे हैं अपोजिशन को एक्सट्रीम पोजीशंस में। अगर आप मेरे से बात भी नहीं कर रहे, मेरे पे केस भी कर रहे हैं, मुझे अंदर भी कर रहे हैं और मुझे कहीं से रिलीफ नहीं मिल रही, मैं तुझको अंग्रेजी में कहते हैं गो फॉर ब्रोक। ठीक है, इतना आपने स्पेस बिल्कुल नहीं है। जरा सईद काजी साहब का इस पे काउंटर व्यू ले लें, बिकॉज सईद काजी साहब जो मालिक कह रहे हैं और मुबशर कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन अब इतनी कॉर्नर पे लग गई, इतनी डेस्परेट हो गई है, वो इतने गुस्से में है, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे ही और हुकूमत को उनको एंगेज करने की जरूरत है। देखें, 2 बातें हैं। बिल्कुल वो बहुत डेस्परेट हो गए और लीडरशिप बड़ी डेस्परेट है, वो फिश आउट ऑफ वाटर है, उन्हें इख्तिदार से बाहर रहने का जो है। मैं आपको बताऊं, डायलेक्टिकली स्पीकिंग, यहां तहरीक रोक किसने रखी है? यहां तहरीक को, जेन्युइन तहरीक को रोक रखा है आपके मौलाना फजलुर रहमान ने, जनाब मोहतरमा नवाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने। इनको अवाम भुगत चुकी है। आज भी हालात अच्छे नहीं है। रही एनार्की की बात दैट इज इनहेरेंट इन योर सिस्टम। आपकी मैशत अनार्की फैला रही है और इसी मैशत के बेनिफिशियरी ये सारे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तहरीक इस वक्त, अभी आप इंडिया की दोबारा मिसाल देता हूं, उन्होंने सब पार्टियों को जूते मार के बाहर निकाल दिया है। 3 लाख किसानों ने दिल्ली को घेरा हुआ है इस वक्त, और वो जो आता कहते जाओ अमित शाह हम तुमसे भी बात नहीं करते। वो जेन्युइन तहरीक वहां पर चल रही है। और कौन मानेगा इस बात को? गरीब की बात जब मरियम साहिबा करेंगी या आसमा भुट्टो साहिबा करेंगी तो वो मान लेंगे, जिनको ये 70 साल से कुचलते रहे हैं। यहां सारी पॉलिसियां जो है बर्बाद करते रहे। ये स्टील मिल की बर्बादी, जिसमें आज फिर 5000 लोग इन्होंने भी निकाल दिए। कौन सा काम इन्होंने एंटी गरीब नहीं किया? इन्होंने सारी सियासत यहां से निकाली, खेत और खलियान से, और लंदन उठा के ले गए अपनी प्रॉपर्टियों के साथ। हु विल कम फॉर देम? लो आज जो है, जो ड्रैग आ रहा है इतनी बड़ी प्रेशर अवाम पर, उसकी वजह यह है कि ये डिस्क्रेडिटेड लोग हैं।
ब्रेक मुझे ब्रेक लेने दीजिए। यानी बात हमारी यहां तक पहुंचती है कि अगर क्या हुकूमत पे इतना दबाव है, इमरान खान की हुकूमत पे, कि ऑपोजिशन को एंगेज करे, और अगर ऑपोजिशन को एंगेज करे तो किन बुनियादों पे ऑपोजिशन को एंगेज करे? बिकॉज हुकूमत के मिनिस्टर्स तो कहते हैं कि ये अब्बू बचाओ तहरीक जो है ऑपोजिशन की जमातें चला रही हैं, तो वो बेसिस क्या होगा जहां पर एंगेजमेंट हो सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, आफ्टर द ब्रेक। जी, वेलकम बैक। मुबशर साहब की तरफ चलता हूँ। मुबशर साहब, वक्फे से पहले आपने भी कुछ इस किस्म की बात की, और सुहेल बड़ाइच साहब ने एक पीस पे लिखा है जिसका उन्वान है ना करें, जिससे वो ये कहते हैं कि हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को आपस में ग्रैंड डायलॉग या ग्रैंड बार्गेन या ग्रैंड डायलॉग जो है अब चाहिए। लेकिन जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो हमने टुकड़ा दिखाया आपको बीबीसी में इसहाक डार साहब का, स्टीफन सैकर का, जिसको आपने बड़ा अप्रिशिएट किया। और वहाँ जब इसहाक डार साहब से स्ट्रेट सवाल पूछे कि जो भी पूछा गया सवाल उनसे, तो उसका वो कोई जवाब नहीं दे सके। हालांकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, यहाँ से ताजिकिस्तान चले गए ऑफिशियल प्लेन में, वहाँ से सऊदी अरब चले गए, वहाँ से फिर इंग्लैंड चले गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं 3 साल से मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे पाकिस्तान में वापस नहीं आ सकता। हालांकि वो वहाँ बैठे हुए सूट पहन के, सर्वाइकल प्रॉब्लम है 3 साल का। तो पाकिस्तान में कॉलमनिस्ट और एनालिस्ट ये कहता है कि सुलह सफाई कर लें, हाथ होला रखें, मिलजुल के काम करें, झगड़ा ना करें, मामला तय करें। तो ये फिर इसका मतलब है कोई प्रिंसिपल नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, और किस बेसिस के ऊपर हुकूमत ऑपोजिशन के साथ नेगोशिएट करे? बेसिस क्या होगी? नहीं, देखिए बात यह है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं कि बेसिस की ज़रूरत नहीं होती। एक हमारी रवायात है, और उन रवायात की ही वजह से जब आपने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दिया, आपने मालिक साहब को इंट्रोड्यूस किया, आपने जनाब काजी साहब को किया, मुझे किया, और बड़ी इज्जत से साहब आपने सबको इंट्रोड्यूस किया। और इस इज्जत देने से आप अपने प्रोग्राम का स्टैचर बड़ा कर रहे होते हैं। जब मौलाना फजलुर रहमान पहली बारी धरना करने आ रहे थे, तो उस वक्त उनको जितने अलकाब से याद किया गया और उनके मतलब मीम्स बनाई गई, अगर आप पॉलिटिकली उनको ये रिस्पेक्ट दे देते हैं अगले को कि यार ये बड़ा आदमी है लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सका, अगली बारी से ही कोई बात नहीं, यू डिस्कस, यू टॉक कि कौन सा हल्का है जिसमें प्रॉब्लम है, उस हल्के को खुलवा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं गए आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं गए, आप इस तरह से बात करते हैं। देखिए कई तरीके होते हैं, आपको बताऊं, हर आदमी पैसे का भूखा नहीं होता। कई लोग इज्जत और रिस्पेक्ट के भी मुतलाशी होते हैं, और कोई उसमें मुजाहिका नहीं होता एक दूसरे को। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ऑपोजिशन के लीडरान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनकी लैंग्वेज सख्त है, उनको चाहिए कि उनसे अदब से बात करें, तमीज से बात करें, ठंडे तरीके से। माजत के साथ आपने ख्वाजा साद रफीक साहब को साथ आपने कितना अरसा उनको अंदर रख लिया, आपने ख्वाजा सलमान रफ़ी को कितना अरसा अंदर रख लिया, आपने अहद चीमा को कितना अरसा अंदर रख लिया। आप जब केसेस प्रूव नहीं कर सक रहे लेकिन आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन तो कर रहे हैं, तो उसकी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ना। अ पर्सन इज ओनली गिल्टी आफ्टर द कोर्ट सेज। अगर मियां नवाज शरीफ के बारे में कोर्ट ने उनको नाअहल किया तो हम उनकी ज़ात के ऊपर तो बात कर सकते हैं कि जो नाअहल हो गए, वो करप्ट है। लेकिन अब इतनी प्रोसिक्यूशन के बावजूद अगर बाकी लोगों पे साबित नहीं हुआ, शायद खाकान अब्बासी पे साबित नहीं हुआ, तो मैं और आप उनको हम कैसे करप्ट कह सकते हैं यार? अब तो सब्जेक्ट मैटर है ना कहीं थोड़ी सी आपको ढील देनी पड़ती है, या तो हो जाए फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दें। दूसरी बात यह है कि करप्ट लोगों को, जिनको अदालत भी करप्ट, सो बेसिकली ढील देने की जरूरत, तो ढील क्या होगी? मैं कुछ और, ठीक है, ढील होगी क्या? तो आप दे रहे हैं ढील। मालिक साहब भी आप साथ, हाँ अच्छा मालिक साहब, वो क्या बेसिस क्या हो सकती है? मतलब ऑपोजिशन के पास तो एक ऑप्शन है ना कि असेंबलियों में या तो इस्तीफे दे दें या नो कॉन्फिडेंस का मोशन ले आए, प्राइम मिनिस्टर को फारिग करें, स्पीकर को फारिग करें, वो भी नहीं कर रहे। तो ये बेसिस क्या बनेगी दरमियान में डायलॉग की, ग्रैंड बार्गेन की? देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है मोहित, आपने जैसा शुरू में कहा, आपका सवाल था यार क्या कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्या ढील कर लें, क्या प्रिंसिपल, हम में से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि आप प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करें। दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वर्ड्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को एंगेजमेंट करनी चाहिए। एंगेजमेंट क्या है? आपने कहा कि जी इलेक्शन में धांधली हुई, आप हाई प्रोफाइल दोबारा डिबेट शुरू कर दें इलेक्शन रिफॉर्म्स की, बुलाएं पब्लिकली उनको। मैं कोविड पे बात हो रही थी, मैं उस दिन बैठा हुआ था एनसीओसी के अंदर, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क़यादत को बुला के एनसीओसी में क्यों नहीं ये कंप्लीट ब्रीफिंग देते? नहीं हमने सोचा था, फिर हमने कहा नेशनल असेंबली बेहतर फोरम है। नहीं, आप एनसीओसी हैं, बुलाएं उनको, आप उनको एंगेज तो करें। हर जिस तरह मुबशिर ने एक बात बिल्कुल ठीक पॉइंट किया, जस्ट भी कोई बंदा इलेक्शन जीत गया तो वो क्या खुदकुशी कर ले? आप कहते हैं कि जिल्लत की बात है इलेक्शन जीतना, हारना जिल्लत की बात नहीं है। समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज। लेकिन पार्लियामानी कमेटी में ऑपोजिशन ने आने से इनकार कर दिया, जो स्पीकर ने। नहीं देखिए मोहित, झुकता वो है जिसको फल लगा होता है।
वही दरख्त झुकता है। जब आप गवर्नमेंट में हैं तो आप तो गवर्नमेंट में हैं भाई, आप अगर जेनरोसिटी शो करें, ग्रेस शो करें, कुछ क़यामत नहीं आएगी। आपको पता ना कि 2 नंबर इश्यूज पे पॉलिटिक्स हो रही है, होने दें, आप असल इश्यूज पे पॉलिटिक्स करें। ठीक है, आप व्हाई डू यू गो डाउन टू दैट लेवल? आप लेवल रेस कर दें डिबेट का। सही काजी साहब, बुनियादी तौर पर मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं, जो किसी शायर ने कहा था कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सुरलुगू होके भरा करती है पैमाना। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि पोलाइट लैंग्वेज इख्तियार करें। नहीं, मुबशर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कम से कम ये जो डिसेंसी निकल गई है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये रोल मॉडल होते हैं हमारे। बिल्कुल अच्छी बात, मालिक साहब ने भी बहुत अच्छी बात की। मगर सवाल ये है कि प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन क्या है, लड़ाई क्या है, ये क्या मांग रहे हैं, मुझे बताएं। 3 मुतालबे आज सुहेल बड़ाई साहब ने लिख के दे दिए, 3 इस्तीफे हमें चाहिए। अब मामला क्या है? मामला ये है कि हमें वॉक ओवर की आदत पड़ी हुई है। यहां पर हमें सुप्रीम कोर्ट पर हमले की भी इजाजत मिली हुई है। यहां पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि कोई भी इलेक्शन यहां फेयर नहीं हुआ, और ज्यादातर यही जीत के आते रहे। 7 बजे इलेक्शन का रिजल्ट आता रहा है। जो आखिरी बयान दिया था पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, डॉन पे चला था, वो सुन लें। कियानी साहब तशरीफ ले गए थे जब वहां पे उस इलेक्शन कमीशन में। बात क्या है, ये समझते हैं हमारा राइट टू रूल इनएलिएनेबल है। यहां कौन सी डेमोक्रेसी रह गई है, मुझे बताएं। और मैं एक और आपको खुल के बात कर देता हूं, यहां पे क्या हुआ है 2018 में। वैसे तो ईयू कहते हैं कि ये इलेक्शन फेयर था, जो आज हार्ड टॉक वाला कह रहा था। अगलों ने कब्जा छुड़वाया है भाईजान। आप मुझे बताएं, पुलिस में जराइम पेशा बंदे डाल रहे हैं, एफआईए में बंदे हो रहे हैं, यहां पे वो ग्रीन चैनल खोल दिया, स्मगलिंग लीगल कर दो, 1992 का एक्ट पास कर दो कि जो बंदा जो है हवाले से पैसे लाने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर पैसे आप बैंक के जरिए लाए, नो क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड। कानून बना दो कि 5 साल जो पहले चोरी थी उसको एफबीआर नहीं मानेगा। अब मुझे बताएं, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? ये क्या चाह रहे हैं? यानी दे आर आस्किंग द सेम थिंग ऑफ विच दे आर अक्यूजिंग हिम या अक्यूजिंग देम। क्या किया जाए, मुझे ये बताएं। और दूसरी बात ये है, ठीक है मालिक साहब योर रिस्पॉन्स टू दैट। मालिक साहब योर रिस्पॉन्स। जी ठीक, देखिए। हाँ जी मालिक साहब। मोहित, बड़ी सिंपल सी बात है। ऑपोजिशन जो मर्जी मांगे, चांद मांगे, सूरज मांगे, जो मर्जी मांगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट या गलत की हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी किस तरह बिहेवियर होना चाहिए सरकार का और अपोजिशन का। सीधी सी बात है, अपोजिशन कानून तोड़ती है, क्या उसका क्या मतलब है सरकार भी कानून तोड़ना शुरू कर दे? ऐसे नहीं होता ना। बात बड़ी सिंपल सी है, इश्यूज क्या है। अगर वो कानून तोड़ते हैं, या तो आप कानून के मुताबिक चलें या फिर आप पॉलिटिक्स को करें। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती कि कभी आप ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ना करें। कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है। जो गुस्सा है वजीर आजम का, उनकी कैंपेन सारी करप्शन पे हुई थी। कौन चाहता है कि कोई करप्शन पे आप कॉम्प्रोमाइज करें? कोई भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, वो बशर भी नहीं चाहते। हम सब कह रहे हैं कि बात करें, बात का एक तरीका करने का, क्योंकि आप एक्सक्यूज देते हैं। देखिए, अगर आप फजलुर रहमान को गालियां देंगे तो बन जाता है कि अपनी बात में सख्ती लाने का, कि देखें जी हमें तो तमीज भी नहीं है, हमें रवैया नहीं है, हमारी जाती जिल्लत है। आप पर्सनलाइज क्यों कर रहे हैं पॉलिटिक्स को? ठीक है, आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें। ठीक है मुबशर साहब, मेरे पास मुबशर साहब दो मिनट है मेरे पास। मुझे अब तक की जो सारी समझ आई है आपकी और मालिक साहब की, कि करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, करप्शन के केसेस खत्म ना करें, एनआरओ ना दें, लेकिन ऑपोजिशन को इज्जत दें और ऑपोजिशन से तमीज से बात करें। और तमीज से अगर बात करेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। यही है सम टोटल आपके आर्गुमेंट का। एक चीज मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट भी कोई हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं खड़ी हुई। ये उस्मान बुज़दार हों या फिरदौस हाशिक कवान हुसैबा हों, काफ़ी लोग गवर्नमेंट में मैं नाम ले सकता हूं कि जब हम लोग कंटेनर पे खड़े थे तो ये सामने टीवी पे बैठ के इमरान खान को और अमीन सारों को हमको बुरा कहते थे। ठीक है ना, ये कोई पीटीआई के स्टॉलवर्ड्स नहीं है। फिर चीनी का स्कैंडल होता है, अब वो चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे उसमें उस्मान बुज़दार का नाम है जिसने फाइनल उसको इशू किया, या खुसरो बख्तियार का हो, तो उनके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं करते, वो गवर्नमेंट में उसी तरह है। लेकिन अलीम खान को आपने कहा था कि नहीं ये रिजाइन कर दें वजारत से जब तक नैब क्लियर नहीं करती। देखें मोहित साहब, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते अपने फेवरेट्स के लिए, और आप उन लोगों को जब आप इस तरह करते हैं तो फिर आप आम पार्टी बन जाते हैं। आपसे उम्मीदें हैं, हमें लोगों को 2 चीज़ों की उम्मीदें थी। एक करप्शन पे आप खात्मा करेंगे, दूसरा आप गवर्नेंस बेहतर करेंगे। एक केस पिछले 2 साल में ऐसा नहीं हुआ
कि जो इस हुकूमत ने दिया हो, चाहे गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर, किसी के ऊपर, कि जिस पे आप कहें कि करप्शन में किसी के ऊपर हाथ डाला गया, चाहे दवाइयों की करप्शन हो, चाहे मास्क की करप्शन हो, चाहे वो गाड़ियों के ऊपर ऑन की करप्शन हो। और दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस यह है कि सिर्फ पंजाब का मैं आपको बता दूं कि 30% लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा इंक्रीज कर गया। आप देखें कि कितने सेक्रेटरीज चेंज हो गए, कितने चीफ सेक्रेटरीज चेंज हो गए, कितने आईजीज चेंज हो गए। इज इट नॉट टाइम कि हुकूमत के अंदर लोग चेंज हो यार? अब अगर ये डिमांड है किसी की, तो वो कौन सी गलत डिमांड है? ऑपोजिशन का काम है शोर मचाना, लेकिन इज्जत देना हुकूमत का ही काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा इस किस्म की डिस्कशन का ख़त्म हुआ। मुबशर लुकमान साहब, मोहम्मद मालिक साहब का, सईद काजी साहब का बहुत शुक्रिया। ये सारी डिस्कशन आपने देखी। फैसला नाज़रीन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर जनाब शफकत महमूद साहब से, जो आजकल तलबा में तो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनका सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो खासा कंट्रोवर्शियल है। ब्रेक के बाद बात करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब के साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक। पाकिस्तान के फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर जनाब शफकत महमूद साहब मेरे साथ हैं। शफकत महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, मैं आपसे बात तो तालीम के हवाले से करना चाहता हूँ, सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल आप तलबा में, स्टूडेंट्स में बड़े पॉपुलर हैं। जब से आपने छुट्टियाँ 26 नवंबर से 10 जनवरी तक कर दी हैं, तो बहुत नारे लगे हैं कि शफकत महमूद भाई जिंदाबाद, एंड शफकत महमूद जो हैं, शफकत साहब जो हैं वो जन्नती हैं। लेकिन फिर एजुकेशन पे आते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने सेगमेंट किया उसमें मेरे साथ मुबशर लुकमान साहब थे, सईद काजी साहब थे, मोहम्मद मालिक थे। वहाँ मोहम्मद मालिक साहब का, मुबशर लुकमान का आर्गूमेंट ये था, और जो सुहेल राइट साहब ने एक पीस भी लिखा है कि अपोजिशन जो है वो अब बड़ी नाराज़ है, बड़े गुस्से में है, और ये जो मुल्तान में जिस तरह वायलेंस वगैरह हुई है, तो हुकूमत को ज़रूरत है कि बात को आगे ना बढ़ाए। हुकूमत को, अपोजिशन को इज़्ज़त देने की ज़रूरत है, अपोजिशन को एंगेज करने की ज़रूरत है। सुहेल राइट साहब कहते हैं कि अपोजिशन के साथ एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। तो क्या वजह है कि आपकी हुकूमत अपोजिशन को उस किस्म की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और पोलाइट मैनरिज्म नहीं शो कर पा रही है और उनको एंगेज नहीं कर पा रही? वैसे तो मोहित, आपको याद होगा कि पहले दिन जब वजीर आजम इमरान खान इलेक्ट हुए हैं और इन्होंने जब वो बदतमीजी की जिसका कोई हाल ही नहीं है, और ये पहला दिन था असेंबली में। उसके बाद मुख्तलिफ औकात में जब भी इमरान खान आते हैं असेंबली में तो वे बदतमीजी करते हैं। लेकिन उसको छोड़ें, हमने बहुत सारे मौके पे इनके साथ मुज़ाकरात भी किए, डायलॉग भी किए, और अभी इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हुए तो स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक गवर्नमेंट की और अपोजिशन की एक कमेटी बनाई और कहा कि आइए मिलके बैठते हैं और जो एक नेशनल रिस्पांस होना चाहिए कोरोना का, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद और उन्होंने कहा बिल्कुल हम नहीं बैठेंगे। उसके बाद जनाब इमरान खान ने अपनी तकरीर में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म में थी उनमें उन्होंने ये कहा कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसलिए इसका तरीकाकार तब्दील किया जाए ताकि इसमें करप्शन और पैसे का जो दौर चलता है वो ना चले। तो उस पे और उन्होंने ये भी कहा कि हम अकेले तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें अपोजिशन के साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए। उसको भी इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। सो ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है इन्होंने कि जी हम तो बात करना चाहते हैं, या मीडिया के हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जी गवर्नमेंट बात नहीं करती, गवर्नमेंट तो इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार है, और अभी मेरा ख्याल है और भी इश्यूज है जिन पे हम बात करने के लिए तैयार है। नेशनल असेंबली का सेशन इंशाल्लाह जल्दी होगा, उसके में बात करने के लिए तैयार है। वर्चुअल सेशन होना चाहिए। मसलन क्या इश्यूज है? बात जी, वो इश्यूज क्या है जिस पे बात करने के लिए आप अपोजिशन से तैयार हैं? वो कौन से इश्यूज हैं? मिसाल के तौर पे जो नेशनल असेंबली है वो कोरोना के दिनों में बाकी मुल्कों की तरह हमारी ख्वाहिश है कि उसको एक तरीका ये है कि वर्चुअल सेशन हो, लेकिन उसके लिए रूल्स में तब्दीली करने के रूल्स में हम खुद तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अपोजिशन जो है वो हमारे साथ मिल के रूल्स को स्टडी करे और उसकी तब्दीली करे। सो मतलब ये है कि रोज ऐसे इश्यूज निकलते रहते हैं जिसमें हम बिल्कुल जुडिशल रिफॉर्म है उसमें बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार है अपोजिशन। सो ये इशू बेस्ड मुज़ाकरात किसी वक्त भी हो सकते हैं। अगर मुज़ाकरात ये है कि जनाब ये गवर्नमेंट इस्तीफा दे घर चली जाए तो फिर तो नेचुरली मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन एक एतराज़ ये भी है कि वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान के बारे में या अपोजिशन के लीडरान के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, चोर डाकू इस तरह से। तो अगर वज़ीर आज़म इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें तो शायद उससे हालात में बेहतरी हो सकती है।
देखें, वजीर आजम का एक मौक़िफ़ है जिससे मैं मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, जिनके ऊपर वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने कोई कमी नहीं की इस गरीब कौम को नुकसान पहुंचाने की, तो वजीर आजम कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ बात कर रहे में, तो लेकिन अपोजिशन एज एन एंटिटी के साथ बात करने के लिए तैयार है। ये जो जरूरी है कि चोर डाकुओं से भी बात की जाए। अच्छा, आने दीजिए मुझे ज़रा एजुकेशन पे। जैसे कि मैंने शुरू में एतराफ़ किया कि तुलबा में, स्टूडेंट्स में तो आप इस वक्त पहली दफ़ा शायद कोई एजुकेशन मिनिस्टर इतना पॉपुलर हुआ है कि आपके हक में नारे मारे जा रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशनिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो कमेंटेटर है, जो क्रिटिक है, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, जो स्कूल रन कर रहे हैं, वो परेशान है कि शफकत महमूद साहब मसलसल एक सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मसावी किस्म का एक करिकुलम होगा, एक इक्विटी पैदा हो जाएगी। आपकी पार्टी के मंशूर में भी ये चीज़ थी। ये सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है, इसको क्यों आप लाना चाहते हैं, मकसद क्या है आपका? पहली तो बात यह है वहीद कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहुत सारे बच्चों ने मीम्स भी बनाई और खुशी का इजहार किया, मुझे कोई खुशी नहीं हुई स्कूल और तालीमी इदारे बंद करके, बल्कि हमें तो बहुत ही बोझल दिल से और बड़े मुश्किल हालात की वजह से हमने बंद किया, क्योंकि बच्चों की सेहत जो है वो हमारे लिए मुकद्दम है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपके तवज्जो से मैं बच्चों को जो पैगाम पहुँचाऊँ कि छुट्टियाँ नहीं हैं, आप अपना होमवर्क करें और ऑनलाइन या जो और भी किसी तरीके से जो भी पढ़ाई का सिलसिला है उसको ख़त्म ना करें, उसको जारी रखें। अब रह गया दूसरी बात, आपने पूछा सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार हो गया है, वो हमने सर्कुलेट भी कर दिया है, हमारी वेबसाइट के ऊपर पड़ा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा निसाब होगा जो कि सारे, चाहे वो मदारिस में हो, चाहे वो सरकारी स्कूलों में हो, चाहे प्राइवेट स्कूलों में हो, वो सब के लिए एक है। उसमें हमने सबको मुशावरत से किया है, सूबों के मुशावरत से किया है, उलमाए कराम की मुशावरत से किया है, अंग्रेजी स्कूलों की मुशावरत से किया है, अस्करी इदारों की मुशावरत, जो उनके एजुकेशनल अदारे हैं उनकी मुशावरत से किया है। तो हमने बड़ा एक वाइड मुशावरत के साथ ये किया है। बाकी जब आप तब्दीली लाएंगे मोहित, तो उस पर तनकीद तो होगी, अगर तनकीद नहीं होगी इसकी टाइमलाइन शफकत साहब क्या है? इसकी टाइमलाइन हमारे जो रास मसूद है पंजाब के, वो तो कह रहे हैं कि अगले साल से एक निसाब आ जाएगा सिंगल करिकुलम पंजाब में प्राइमरी लेवल में, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के जहन में टाइमलाइन क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? देखिए, पहली तो बात यह है कि अभी तक हमने प्राइमरी का तैयार किया है क्लास 1 to 5, बल्कि अर्ली चाइल्डहुड से लेके क्लास 5 तक। हमारी ख्वाहिश है कि अगला तालीमी साल जो है उससे पहले इसको शुरू कर दिया जाए, उसके साथ साथ इसको शुरू कर दिया जाए जो सरकारी स्कूलों में आमतौर पर अप्रैल में होता है। इस साल जो तक मसला बन रहा है वो ये है कि अगर बच्चे जो है, अगर स्कूल जो काफ़ी देर पहले भी बंद रहे हैं और अब भी बंद हैं, तो उसकी वजह से अगर निसाब मुकम्मल नहीं होता पुराना, तो हो सकता है इम्तिहानात को आगे करना पड़े और हो सकता है तालीमी साल को अप्रैल के बजाय अगस्त तक ले जाना पड़े। तो ये सरकारी स्कूलों में जब भी तालीमी साल शुरू होगा उसमें नया निसाब आ जाएगा, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर और मदारिस में उनका जो भी साल, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अगस्त में शुरू होते हैं तो उस वक्त आ जाएगा। मदारिस का एक अपना रमज़ान शरीफ के बाद जो उनका सेशन शुरू होता है उसमें आ जाएगा। तो ये एक सारे पाकिस्तान के स्कूलों के लिए होगा जी। अच्छा शफकत साहब, दुनिया के अक्सर ममालिक में एक निसाब होता है, एक करिकुलम की आउटलाइन होती है जैसे CSS के एग्जाम की होती है कि ये चीज़ें कवर करनी है, लेकिन वहाँ स्टैंडर्डाइज प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स नहीं होती। पाकिस्तान में पंजाब और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं इन्होंने टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब की हुई हैं कि ये किताबें पंजाब टेक्स्ट बुक की हैं, ये आपने पढ़नी है। O लेवल में किताबें दर्जनों हैं, स्कूल कहते हैं ये पढ़ लें वो पढ़ लें। आप क्या किताबें स्टैंडर्ड लाना चाहते हैं या आप एक करिकुलम की आउटलाइन दे देना चाहते हैं स्कूल्स को कि देखें बायोलॉजी में ये चीज़ें पढ़नी है, मैथ्स में ये चीज़ें पढ़नी है, पाकिस्तान स्टडीज़ में ये पढ़ना है, इस्लामियात में ये पढ़ना है? आप एक आउटलाइन दे रहे हैं या आप किताबें दे रहे हैं? जो आपने दूसरी बात की उसके करीब है। आउटलाइन नहीं कहूंगा उसको, मैं उसे कहूंगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो आप चाहते हैं कि बच्चों को आना चाहिए। मसलन क्लास 2 या क्लास 3 में आप हिसाब में चाहते हैं कि बच्चों को फ्रैक्शंस आने चाहिए, तो आप प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये फ्रैक्शन आते हैं, इसको स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो वो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो सबके लिए बराबर हो गए। अब आ गया किताबों का मामला, जो टेक्स्ट बुक कह लें आप,
उसका हमने मॉडल टेक्स्ट बुक तैयार किए हैं फेडरल लेवल पे। कुछ सूबे जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह पंजाब और केपी अडॉप्ट करेंगे। बाकी कोई सूबा अपनी मर्जी से कोई किताब देना चाहते हैं, बड़े शौक से लें। अगर प्राइवेट स्कूल हमारी किताब, हम समझते हैं हमारी किताब जो हमने तैयार की है वो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर वो अपनी को किताब इस्तेमाल करना चाहे करें। लेकिन मेन चीज ये है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, शफकत साहब, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। 1960 तक पाकिस्तान में प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स नहीं होती थी, मुख्तलिफ ऑथर्स जो है किताबें लिखते थे, स्टूडेंट्स या उनके टीचर्स फैसला करते थे कि कौन सी किताब अच्छी है। ओ लेवल्स में भी यही है कि कई किताबें एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान स्टडीज की, कौन सी किताबें बच्चे पढ़ेंगे स्कूल फैसला कर लेता है या बच्चे खुद देख लेते हैं। वो बेसिकली करिकुलम के ऊपर जाते हैं। जब आप किताबें देते हैं तो आप लोगों को फिक्स कर देते हैं। क्यों आप किताबें देना चाह रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जो इब्तदाई क्लासें होती हैं, क्लास 1 2, अर्ली चाइल्डहुड, क्लास 1 2 3 4, उसमें अगर प्रिस्क्राइब बुक होगी तो बेहतर होगा। और उसमें भी हमने कोई ये नहीं कहा कि आपने जरूर सिर्फ प्रिस्क्राइब बुक पढ़नी है। हमने कहा है कि आप प्रिस्क्राइब बुक पढ़ना चाहें बहुत अच्छा है, आप इसको ऐड ऑन करना चाहें वो भी अच्छा है। कहीं कहीं अगर आप रिप्लेस करना चाहें, और जो हम समझते हैं कि हमारी किताब बेहतरीन है, लेकिन अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो वो भी हो सकता है। तो इस मामले में हमने कोई सख्ती नहीं की, लेकिन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि जो लोगों को आना चाहिए हर क्लास में, वो सबके लिए यकसा होंगे। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के लम्स के एक एसोसिएट प्रोफेसर का बहुत डिटेल पीस में डॉन में देखा था, जिनका आर्गूमेंट ये है कि बच्चे मुख्तलिफ घरानों से आते हैं, शहर भी मुख्तलिफ हैं। जो सोशो इकनॉमिक, अपर सोशो इकनॉमिक के पेरेंट्स हैं, उनके तालीमी खुद उन माँ बाप ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उन बच्चों का पोटेंशियल और कैपेसिटी मुख्तलिफ है। लाहौर शहर का मैं समझता हूँ कि उसका जो पोटेंशियल है एजुकेशनल, वो गालिबन पाकिस्तान में किसी और शहर का नहीं है, कराची का भी वो पोटेंशियल नहीं है। तो ये एक जो आप सिंगल मसावी एजुकेशन की बात करते हैं, कैसे होगी? बच्चों की अपनी इंटेलिजेंस फ़र्क है, उनके माँ बाप की इंटेलिजेंस फ़र्क है, उनके स्कूल के रिसोर्सेज फ़र्क हैं, शहरों के रिसोर्सेज फ़र्क हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं इसके ज़रिए? देखिए, बात सही है इस हद तक कि सब कुछ बराबर तो नहीं है, लेकिन इस वक्त तो निसाब भी मुख्तलिफ है। एक दरसे निज़ामी पढ़ रहे हैं, दूसरे जो है वो मैट्रिक का इम्तिहान पढ़ रहे हैं, बाकी जो है वो ए लेवल ओ लेवल वगैरह पढ़ रहे हैं। जहन तकसीम हुए हैं, कौम बिखरी हुई है, कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, कहानियां कॉमन नहीं है, कोई उनकी सोच एक नहीं है। फिर यह है कि अंग्रेजी स्कूल का एक क्लास बन गई है जो कि सारी उम्र के लिए तरक्की के रास्ते में गामजन है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि निसाब इन सारी चीजों का इलाज है, लेकिन निसाब जो है कम से कम आपने एक इब्तदा की कि वो जो आप कुछ जिसको अंग्रेजी में लेवल फील्ड, प्लेइंग फील्ड कहते हैं, या आप जिसको कुछ बराबरी की तरफ एक कदम है उसको वो कह लें। मैं कतई ये नहीं कहता कि जी ये जो यकसा तालीमी निसाब है ये बिल्कुल सबको बराबर कर देगा, ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है किसी दुनिया में। अच्छा, किसी जगह मुमकिन। लास्ट मेरा शफकत साहब क्वेश्चन ये है कि हम देखते ये हैं कि मैट्रिक में और ओ लेवल के जो लेवल ऑफ चैलेंज है उसमें बहुत फर्क है। ओ लेवल के सब्जेक्ट्स और तरह के हैं, मैट्रिक के और तरह के हैं, और दूसरी तरफ आपके पास मदारस भी सर्टिफिकेट डिग्रियां दे रहे हैं। तो इनके दरमियान जब आप एक एजुकेशन, एक लेवल लाने की कोशिश करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो आप क्या ओ लेवल की तरफ जाएंगे या आप उसको नीचे मदारस या मैट्रिक की तरफ लेकर आएंगे? देखिए, अभी तक तो हमने 1 to 5 किया है, जिसमें हमने उलमाए कराम को भी शामिल किया है और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को भी शामिल किया है, सूबों को भी किया है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो निसाब का मेयार हो वो किसी से कम ना हो। दुनिया के किसी भी निसाब के मेयार से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा मतमा नज़र होगा, और इंशाअल्लाह ताला अभी हम 6 7 8 शुरू कर रहे हैं जो कि 2022 में आएगा। फिर हम 9 10 11 12 करेंगे जो कि 2023 में आएगा। तो ये सारी चीजों को ज़हन में रखा जाए। तो स्टेप बाय स्टेप हुकूमत चल रही है। शफकत महमूद साहब, वक्त हमारा खत्म हुआ। पाकिस्तान के वफाकी वजीर तालीम जनाब फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब हमसे बात कर रहे थे सिंगल एजुकेशन करिकुलम और कैसे हुकूमत ऑपोजिशन को एंगेज करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ऑपोजिशन का रिस्पॉन्स नहीं है। दोनों चीज़ों पर शफकत महमूद साहब ने बात की। नाज़रीन, फैसला आपका है, सुनने वाले का है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।